तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में अनुस्वार के बारे में पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण विच्छेद, फिर पढ़ा हमने अनुस्वार, और अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक का दूसरा नाम क्या होता है? चंद्रबिंदु, जो यहाँ दिखाया गया है। हम यूज करते हैं, शब्दों के ऊपर लगा होता है। ये हम कई बार करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। आज हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, कि अनुनासिक क्या होता है और कैसे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं अनुनासिक क्या होता है। तो अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। ठीक है, जब भी हम अनुनासिक का यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे, तब जब हम उसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो क्या होगा? उस समय हमारे नाक से कम और मुंह से ज्यादा सांस यानी हवा निकलती है। इन स्वरों पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। यानी ये क्या होता है? चंद्रबिंदु इसे कहते हैं, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। शिरोरेखा यानी जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर में एक लाइन खींचते हैं ना। जैसे ये आंख लिखा हुआ है तो आ और ख के ऊपर एक लाइन खींचा गया है ना, ये तो ये जो चंद्रबिंदु है वो कहाँ लगाया जाता है? हमेशा उस खींचे हुए लाइन के ऊपर, उसको शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, तो उस लाइन के ऊपर चंद्रबिंदु लगाते हैं। जैसे क्या लिखा गया है? आंख, माँ, गांव आदि। इन शब्दों को जब आप प्रोनाउंस करेंगे ना, उच्चारण करेंगे, तो आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ज्यादा सांस मुंह से निकल रहा है, ना कि नाक से। नाक से बहुत कम निकल रहा है। आप बोल के देखिए दोबारा, आंख, माँ, नाव, माफ कीजिएगा, गांव। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि हवा मुंह से ज्यादा निकल रही है और नाक से कम, और ये सबसे प्रधान लक्षण है अनुनासिक के उच्चारण का। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। ठीक है, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु के स्थान पर कब कब अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग होता है। ठीक है, कब ऐसा होता है ये देख लीजिए। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो, तब चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि कैसे होता है और क्यों होता है। जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? अनुनासिक लगाते हैं, यानी चंद्रबिंदु लगाते हैं। लेकिन ये कब लगाते हैं? जब ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी होती। यहाँ देखिए, आंख, माँ, गांव में ऊपर कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ चंद्रबिंदु लगा है ना, सिर्फ अनुनासिक लगा है, और तो कुछ नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए आप, जैसे ही कोई शब्द लिखते हैं जिसमें ऊपर कोई मात्रा लगी हो, कोई भी मात्रा, जैसे यहाँ पे ए की मात्रा है मैं में, फिर यहाँ पे ब पे छोटी की मात्रा है, फिर यहाँ पे ग में ओ की मात्रा है। ठीक है ना, तो जब भी ऊपर कोई मात्रा लग जाता है तो वहां चंद्रबिंदु के बदले हमें बिंदु लगाना होता है। यानी चंद्रबिंदु अनुनासिक के बदले हमें अनुस्वार का प्रयोग करना होता है। ठीक है, समझ गए आप देखेंगे किसी भी किताब में मैं के ऊपर अनुनासिक लगा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि अनुस्वार लगा ही मिलेगा। यानी आप ये बात याद रख लीजिए कि जब भी किसी शब्द के ऊपर कोई भी मात्रा लगी हो, वो चाहे ए की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, छोटी की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो, तो वहां ऊपर जो अनुनासिक होगा वो अनुस्वार हो जाएगा, वो अनुनासिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात की कि जब भी कोई मात्रा उस शब्द के ऊपर होना पड़ेगा, नीचे नहीं। अगर नीचे हुआ, जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो नीचे लगता है ना, ये जो द में लगा है ये नीचे लगता है। अगर नीचे लगा है तो ऊपर अनुनासिक ही रहेगा, ऊपर चंद्रबिंदु ही रहेगा, ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। जब मात्रा ऊपर लगा होगा, जैसे म में लगा है, ऊपर लगा है, यहाँ बिंदु में बी में ऊपर लगा है, गोंद में ऊपर लगा है गो, तो जब ऊपर मात्रा लगी होगी तभी अनुनासिक अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर, ये बहुत कंफ्यूजियस है कि कब अनुनासिक लगेगा और कब अनुस्वार, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। कई बार तो प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल एक जैसा लगता है, हम बोलते समय पकड़ ही नहीं पाते हैं कि हाँ अनुस्वार लगाना है या अनुनासिक लगाना है, ठीक है। और ये बड़े बड़े लोग भी गलती कर जाते हैं, इसीलिए ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए कि क्या होता है। तो ये अक्सर लोगों से गलतियां होती रहती है, इसलिए इस बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोनों में अंतर ये है, अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्यों है क्या है इस बात पे भी मत जाइए, बस आप इस बात को याद कर लीजिए कि अनुनासिक जो है वो स्वर है, ठीक है, ये स्वर वर्ण है, और अनुस्वार जो है ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है, मूल रूप से ये व्यंजन वर्ण है। इसीलिए मैंने वर्ण विच्छेद में जो अ आ का जो टेबल बना के दिया था, उसमें आप अगर ध्यान देंगे तो उसमें मैंने अंग और अ ये दो को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। खैर जो भी है, तो अनुनासिक क्या है, स्वर वर्ण है, और अनुस्वार जो है मूल रूप से व्यंजन वर्ण है, ठीक है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों के प्रयोग पे कितना असर पड़ता है, तब आप समझ जाएंगे कि इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ एग्जांपल में देखिए, एक हंस है जिसपे अनुस्वार लगा है ना, बिंदी लगा है। इसका अर्थ क्या होता है, एक जल पक्षी। हंस मतलब सब जानते हैं ना, हंस, हंस स्वान जो होता है SWAN, उसी का हिंदी हंस होता है। तो ये क्या है, एक जल पक्षी है, एक जल में रहने वाला पक्षी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, हंस, स्पेलिंग सेम है, सिर्फ अंतर कितना है, एक पे अनुस्वार लगा है और एक पे अनुनासिक लगा है ना। अंतर तो बस इतना ही है, लेकिन अर्थ में कितना अंतर हो रहा है आप देखेंगे। तो हंसने का, हंस का अर्थ क्या है, दूसरा वाले जिस पे अनुनासिक लगा उसका अर्थ क्या है, हंसने की क्रिया, यानी हंसना, हम जो हंसते हैं ना उसको ऐसे लिखते हैं हंस। तो आप समझ गए ना कितना अंतर हो जाता है एक अनुस्वार और एक अनुनासिक लगाने से, ठीक है। इसीलिए आप जब भी इसका प्रयोग करें संभल कर करें, ध्यान से करें, ठीक है। इसमें समझने के लिए और कोई नियम नहीं है, नियम बस इतने ही थे और कोई नियम नहीं है, ठीक है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ स्पीड में कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या है कि अनुनासिक का जब भी हम उच्चारण करते हैं, जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं, तो क्या होता है, उसमें प्रोनाउंस करते समय नाक से कम और मुंह से हवा ज्यादा निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ प्रयोग होता है, तो जब भी कोई शब्द लिखते हैं उसके शिरोरेखा के ऊपर, ठीक है। अनुनासिक हमेशा शिरोरेखा के ऊपर प्रयोग होता है, जैसे आंख, माँ और गांव में आप देख सकते हैं, ठीक है। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग कब होता है, जब भी किसी शब्द के ऊपर कोई मात्रा लगी हो, तब हम ऊपर अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। कैसे, हम यहाँ मैं, बिंदु, गोंद आदि के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर अगर कोई मात्रा लगे तभी हमें अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाना है, नीचे कोई भी मात्रा लगे कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको पता है कि अ आ की स्वर वर्ण की मात्राएं कौन कहाँ लगती है, ठीक है। इसमें जो भी मात्राएं नीचे लगती हो उसमें ऊपर अनुनासिक के स्थान पर अनुनासिक ही लगेगा, लेकिन कोई भी मात्रा अगर ऊपर लगती हो तो वहां अनुनासिक के बदले अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा और ध्यान देकर सोचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ लगना है और कहाँ कहाँ नहीं लगना है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ में मात्रा कहाँ होता है, दाहिनी साइड में, तो वहां हम अनुनासिक ही लगाएंगे, ऊपर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। छोटी की मात्रा ऊपर से होती है, इसलिए वहां अनुनासिक के बदले क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। फिर बड़ी भी ऊपर लगती है, इसलिए यहाँ अनुनासिक के बदले अनुस्वार होगा। फिर छोटा ऊ नीचे लगता है और बड़ा ऊ भी नीचे लगता है, यानी ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, अनुनासिक ही रहेगा, वहां अनुस्वार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद री नीचे लगता है, यानी ऊपर अनुनासिक लगेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर ए
ए, ओ, औ ये सभी ऊपर लगते हैं, यानी यहाँ अगर अनुनासिक आता है तो उसको बदलकर हमें अनुस्वार कर देना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है? तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर इतना है कि अनुनासिक जो है वो स्वर वर्ण है और अनुस्वार जो है वो मूलतः व्यंजन वर्ण है, इसलिए दोनों के प्रयोग में बहुत अंतर आ जाता है। जैसे हमने हंस में देखा, अगर हंस लिखते हैं जिसपे अनुस्वार लगा होता है तो उसका मतलब होता है एक जल पक्षी, और अगर उसी हंस में अगर ऊपर हम अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा देते हैं तो वो हो जाता है हंस, यानी हंसने की क्रिया, हंसना जो हम कहते हैं वही। अब हम पाठ के आधार पर हमने कुछ शब्द ढूंढने हैं, यानी हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ऐसे कुछ अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्दों को हमने यहाँ ढूंढ कर लिखा है। जितना पॉसिबल हो सका हमने लिख दिया है। आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जितना पॉसिबल हो सका है हमने यहाँ कर दिया है। साथ ही संचयन जो किताब है उसमें से भी 3 चैप्टर से किया गया है, जितना पॉसिबल हो सका है मैंने यहाँ कर दिया है। आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए। इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 मिनट का चीज़ है। अगर आप ठंडे दिमाग से ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं तो आराम से समझ लेंगे। इसमें याद करने वाली ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आप अगर एक बार ठीक से समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इन सबको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे भी जब हम आपको पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारे वर्ड रिपीट होंगे और मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा इसका जिक्र करते जाऊँगा कि कहाँ क्या लगा है और क्यों लगा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में अगले टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक होगा नुक्ता। और नुक्ता भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो भी बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप अभी अनुनासिक पढ़े, समझे, और जो समझ में ना आए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और आप इसे बार बार पढ़ें, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार पढ़ें, जरूर समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और इसे याद करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे समझने की कोशिश करेंगे। समझेंगे तो पूरी ज़िंदगी याद रहेगी, और अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप हो सकता है कि कुछ समय बाद भूल जाए। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी डाउट है हमसे पूछिए। तब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगली टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।